हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 4 जून और आज की इस वीडियो में हम 4 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। एक और ज़रूरी चीज़, देखिए, कभी कोई हेल्थ इशू या कोई इमरजेंसी होती है तभी मैं छुट्टी लेती हूँ। अदरवाइज आप लोगों को मालूम भी है, मैं संडे के दिन भी आप लोगों की क्लास मिस नहीं करती हूँ। तो कोई हेल्थ इशू आ गया था जिसके कारण कल की क्लास में नहीं ले पाई थी। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, कोरोना वायरस के बाद किस देश में बर्ड फ्लू H10N9 इसका पहला मामला सामने आया है? तो आप सभी जानते हैं वायरस का जन्मदाता कौन है? चाइना। वहाँ ये जो बर्ड फ्लू का टाइप है H10N3, इसका मामला मनुष्यों में पहली बार देखने में आया है। देखिए, तो जानवरों से मतलब कि पक्षियों से अब ये पहुंच चुका है मनुष्यों में। जैसे कि आप लोगों ने सुना ही है कि जो कोरोना वायरस है ये कहाँ से फैला था? चाइना से ही। हालांकि चाइना इस बात को मानता नहीं है। शुरुआत इसकी चाइना से हुई थी, चाइना के वुहान शहर से। और वुहान के ऊपर ही ये जो आप देख रहे हैं दैट इज जेजियांग शहर। इसी जेजियांग शहर से, मतलब कि इसी शहर में पहली बार ये जो बर्ड फ्लू वायरस है जिसका टाइप मैंने आप लोगों को बताया है, इसकी पुष्टि पहली बार मनुष्यों में की गई है। अब इसका प्रभाव क्या होगा? तो वही होगा कि ये फ्लू गले से जाएगा, फेफड़ों में जाएगा, फिर वही सर्दी, खांसी, जुकाम जो कि कोरोना का चल रहा है, यही लक्षण इसमें दिखाई देने वाले हैं। तो चाइना तो अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें खाने की बनाई गई हैं उसे छोड़ करके चाइना सारी चीज़ें खाता है और बाकी की जो प्रॉब्लम है ये बाकी दुनिया वालों के लिए खड़ी कर देता है। चाइना की यदि हम बात करें तो कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनवी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। चाइना से ही रिलेटेड अब हम कुछ करंट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हाल ही में इसके मंगल मिशन का एक रोवर है जो कि चर्चे में रहा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जुरोंग, जो कि यहाँ के अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है। हाल ही में चाइना के द्वारा 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है और चाइना की एक पहल है जिसका नाम है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिससे कौन बाहर हो चुका है? ऑस्ट्रेलिया। इसी के कारण चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने सभी यानी कि जो आर्थिक संबंध है इन्हें समाप्त कर लिया है। और चाइना और रशिया ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, मतलब इन दो देशों के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं। तो ऊपर है रशिया, इसकी सीमा लग रही है चाइना से। तो चाइना और रशिया इन दोनों के बीच में एक नदी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाती है। इस नदी का नाम क्या है? आमूर रिवर। अगला है, इजराइल के अगले राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं इसाक हर्जोग। और इसाक हर्जोग ये होंगे इजराइल के 11वें क्रम के प्रेसिडेंट, जो कि स्थान लेंगे रुवन रिवलिन का। आने वाले 1-2 दिनों में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि इजराइल के अगले प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाले हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा है। अभी तक तो आप जानते हैं कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन जल्द ही इनका स्थान और कोई लेने वाला है। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे जब ये न्यूज़ आ जाएगी। तो इजराइल की यदि हम बात करें तो इसकी आप लोकेशन देख सकते हैं। इजराइल की कैपिटल क्या है? तो ये है यरूशलेम, जिसे ये अपनी कैपिटल मानता है। इसी यरूशलेम में स्थित है अल अक्सा मस्जिद, जो कि मक्का और मदीना के बाद मुस्लिमों की तीसरी सबसे पवित्र स्थल है। चर्चे में क्यों आया था आप सभी जानते ही हैं। करेंसी है इजरायली न्यू शेकल और अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ही है। देखिए, इजराइल दुनिया की ऐसी पहली कंट्री बना है जिसने स्वयं को मास्क फ्री घोषित कर दिया है। इसके अलावा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या इजराइल की सीमा मेडिटेरियन सी से लगती है, यानी कि भूमध्य सागर से? तो इसकी तो लगती है, लेकिन आप ये याद रखेंगे इसके बगल में ये जो आपको जॉर्डन दिख रहा है, इसकी सीमा मेडिटेरियन सी से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत जिसका नाम है खर्ग, ये भीषण आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूब गया है? तो ये जो खर्ग नाम का युद्धपोत है जो कि रिलेटेड है ईरान से, ये ईरान का सबसे बड़ा युद्धपोत है। और अभी न्यूज़ आई है कि इसमें आग लगने के कारण जो ओमान की खाड़ी है, सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देख लीजिए। ये है इंडिया की लोकेशन। इधर से आप जाते हैं ईरान, तो ईरान से जाते हुए कुछ यहाँ पड़ता है पर्शियन गल्फ और इसके पहले आता है गल्फ ऑफ ओमान। इसी गल्फ ऑफ ओमान में ईरान का ये जो सबसे बड़ा युद्धपोत है, इसमें आग लगने के कारण ये डूब गया है। इसे बचाया नहीं जा सका, लेकिन इसमें जो लोग सवार थे इन्हें बचा लिया गया है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, बस ये जहाज है जो कि पूरी तरह से इसमें समा गया है। और इस जहाज का नाम किसके नाम पर रखा गया? खर्ग द्वीप के नाम पर। खर्ग द्वीप जो कि ईरान का प्रमुख
तेल टर्मिनल है। अब ईरान से ही रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। पहले आप इसकी कैपिटल करेंसी जान लीजिए। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानी रियल। और यदि करंट के मुद्दे की बात की जाए तो इसी गल्फ ऑफ ओमान फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए यदि आप पर्शियन गल्फ जाएंगे तो यहाँ एक प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट का नाम है फरजाद बी गैस फील्ड, जिसमें भारत भी शामिल था, लेकिन ईरान ने भारत को अब इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है। अगला है, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वेरिएंट का क्या नाम रखा है? तो भारत में कोरोना की ये जो दूसरी लहर आई है इसे नाम दिया गया है डेल्टा। अब देखिए ये जो वेरिएंट है इसका नाम तो कुछ इस तरह से B16171, B1611, तो इस तरह याद करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप कह सकते हैं इसे एक तरह का वैज्ञानिक नाम दे दिया गया है। तो इसकी जो पहली लहर आई थी इसे नाम दिया गया कप्पा। आप लोग कटप्पा लिख के मत आ जाना, कप्पा इसे नाम दिया गया है। जबकि ये जो दूसरी लहर चल रही इसे डेल्टा नाम दिया गया है WHO के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल को हुई और इसलिए 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अदानोम। और ये क्वेश्चन मैं अलग से रखने वाली थी लेकिन इसी में मैंने सेट कर दिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी तक आप लोगों ने ये याद रखा था कि WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष ये तो थे भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, अभी तक थे। इनका कार्यकाल पिछले 1 साल से था, तो इनका कार्यकाल अब समाप्त होने जा रहा है और इन्हीं के स्थान पर अब केन्या के जो डॉक्टर पैट्रिक अमोथ हैं ये अब बनने जा रहे हैं WHO के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष। अगला है, विश्व भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया है इफ्को ने। इफ्को दैट इज इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। अभी है क्या? तो यूरिया आप सभी जानते हैं कृषि क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, तो इफ्को ने डेवलप किया है दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। इसकी खास बात क्या है? तो पहली सबसे महत्वपूर्ण खास बात तो ये है कि ये पूरी तरह से स्वदेश निर्मित है, मतलब कि पूरी तरह से ये भारत में ही विकसित किया गया है। साथ ही इस यूरिया के इस्तेमाल से पौधों के पोषण क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही इससे इसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। और खास बात यह भी है कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंजेस से पड़ने वाले प्रभावों को काफ़ी हद तक इससे कम किया जा सकेगा। और ऐसा ही यूरिया लिक्विड ये डेवलप किया है इफ्को ने। इसकी स्थापना 1967 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड। बंगाल चुनाव लड़ने के समय अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा देने वाले किस पत्रकार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुनः बचे हुए कार्यकाल के लिए राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर दिया है? क्वेश्चन लंबा है लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए हाल ही में जो स्वपन दास गुप्ता हैं, स्वपन दास गुप्ता जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं। अच्छा, जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, ये लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो 2। और राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, यहाँ ये 12 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो इन्हीं 12 में से एक सदस्य थे स्वपन दास गुप्ता। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ महीनों पहले ही पश्चिम बंगाल में क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि इन्हें, मतलब कि स्वपन दास गुप्ता को कहा कि आप पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़िए। हालांकि ये जो स्वपन दास गुप्ता है ये पश्चिम बंगाल से ही बिलोंग करते हैं। तब बीजेपी के कहने पर इन्होंने क्या किया कि राज्यसभा में अपने पद से पहले तो इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद ये चले गए पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ने। जो ताड़केश्वर नामक जगह है यहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि ये बाद में हार भी गए थे। तो हारने के बाद इन्हें फिर से राज्यसभा का सदस्य चुना गया। हालांकि चुना नहीं गया, मान लीजिए आप सभी जानते हैं राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। तो 6 साल का कार्यकाल जो होता है इसमें कि स्वपन दास गुप्ता ने लगभग 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट कर लिया था और ये लगभग 1 साल का इनका टाइम बचा था। तो अब रामनाथ कोविंद ने क्या किया है कि इनके बचे हुए समय के लिए, बचे हुए 1 साल के लिए इन्हें पुनः राज्यसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया है। अब इसमें गलत क्या है? तो इसमें जो विपक्ष है ये सवाल उठा रहा है कि आपने उसी व्यक्ति को पहले तो इस्तीफा लिया और बाद में जब वे चुनाव हार गए तो उन्हें उसी पद पर फिर से नियुक्त कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? और जो विपक्ष है इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कर रहा है। अच्छा, ये तो हुई विपक्ष की बात। इसमें सरकार का क्या कहना है? तो सरकार का कहना है कि जो आर्टिकल 80 है, आप सभी जानते हैं राज्यसभा का उल्लेख ये है आर्टिकल 80 में। इसी आर्टिकल का जो सब क्लॉज 3 है इसका उपयोग करते हुए सरकार ने ऐसा फैसला किया है। तो इसमें गलत क्या है? तो देखिए ये मुद्दा इसलिए भी ज़्यादा चर्चे में है क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। जब से ये राज्यसभा बनी है, कब बनी है? 1952 में जब से ये राज्यसभा बनी है
तब से अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि किसी सदस्य ने इस्तीफा दिया हो और बाद में उसी सदस्य को बचे हुए कार्यकाल के लिए नियुक्त कर दिया गया हो, इसलिए ये मुद्दा गरमाया हुआ है। तब सरकार ने एक और बयान जारी किया जिसमें इन्होंने ये बताया है कि जो आरपीए एक्ट है, आरपीए एक्ट जिसे आप कहते हैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, हिंदी में आप इसे कहते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ये क्या कहता है? तो इस अधिनियम का जो सेक्शन 154 है, सेक्शन 154, तो इस सेक्शन के तहत ये बात कही गई है, सेक्शन 154, इसमें ये बात कही गई है कि मान लीजिए राज्यसभा में यदि कोई सीट खाली होती है, जैसे कि स्वपन दास गुप्ता, इन्होंने सीट खाली की, इस्तीफा दे करके फिर कहाँ चले गए? चुनाव लड़ने। तो कहा गया है कि यदि राज्यसभा में कोई सीट खाली होती है तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति के स्थान पर यदि कोई नया व्यक्ति आएगा, उसका कार्यकाल कितने समय तक रहेगा? पूरा कार्यकाल नहीं रहेगा। स्वपन दास गुप्ता ने जितना समय छोड़ दिया है, जैसे कि इन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, 1 साल रह गया है, तो जो नया व्यक्ति है ये केवल 1 साल तक के लिए उस पद पर रह सकता है। तो बात सही भी यदि कहा जाए तो सरकार का इसमें कहना है कि हम नया व्यक्ति ना ला करके उसी व्यक्ति को तो अपॉइंट कर रहे हैं बचे हुए साल के लिए, कोई नया रूल तो ला नहीं रहे कि उसे पूरा कार्यकाल दे रहे हों। लेकिन इसमें विपक्ष को ऐतराज है और ये इसमें सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कर रहा है। अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या फैसला निकल करके सामने आता है। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में किसने अपना पदभार संभाला है? तो असम राइफल्स के नए महानिदेशक जो कि बन गए हैं प्रदीप चंद्रन नायर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस है इसमें से एक है असम राइफल्स। आप लोगों को इसके 7 कैटेगरी दिख रहे हैं, 1 बाय 1 हम सातों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी ज़रूरी है। वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए लेकिन एक एक पॉइंट इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए एक बेसिक डिफरेंस ये है, जैसे आप लोग जल सेना, थल सेना और वायु सेना सुनते हैं, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। जबकि ये जो आर्म्ड फोर्सेस की कैटेगरी है जो कि आप देख रहे हैं 7 प्रकार की, ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो कि आप लोगों को मालूम होने चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असम राइफल्स की। देखिए ये जो असम राइफल्स है ये सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है। इसकी स्थापना हुई थी 1835 में और इसका मोटो है सेंटिनल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। कहने का मतलब है कि ये नॉर्थ ईस्ट के रखवाले हैं, इस एरिया में जो विद्रोह होते हैं इससे निपटते हैं। हालांकि 2002 से असम राइफल्स को इंडो म्यांमार की बॉर्डर की देखभाल की जिम्मेदारी दे दी गई है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है बीएसएफ, जिसे आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जानते हैं। देखिए जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था इसके बाद इसकी ज़रूरत महसूस की गई और 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। बेसिकली ये बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए कार्य करती है और ये दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स है जो कि बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है और ये इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रही है। यदि हम बात करें सीआईएसएफ की, दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, 1969 में इसकी स्थापना हुई है। जो पीएसयूज होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट जिसे आप कहते हैं, या कोई गवर्नमेंट कंपनी, इन्हें ये सिक्योर करने का काम करती है। और एयरपोर्ट पर आप लोगों ने जिन्हें देखा होगा सिक्योर करते हुए, ये सीआईएसएफ के ही जवान होते हैं। दिल्ली मेट्रो में भी यही इसे सिक्योर करते हैं। फिर अगला है सीआरपीएफ, दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इसकी स्थापना बेसिकली नक्सलाइड एरियो में सर्विस देने के लिए की गई थी और इसकी एक स्पेशल यूनिट है जिसे आप कोबरा के नाम से जानते हैं। फिर अगला है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, इंडिया चाइना वॉर के बाद। देखिए इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद अस्तित्व में आया था बीएसएफ और इंडिया चाइना वॉर के बाद अस्तित्व में आया इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। और ये क्या कार्य करती है? तो इंडिया और चाइना की बॉर्डर पर जितनी पहाड़ियां हैं इन्हें ये सिक्योर करती है। फिर अगला है एनएसजी, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। कब? जब इंदिरा गांधी जी की जो हत्या है इन्हीं के बॉडीगार्ड के द्वारा कर दी गई थी, तब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसकी स्थापना हुई और बेसिकली ये वीआईपी लोगों को भी सिक्योर करने का कार्य करता है। फिर अगला है एसएसबी, दैट इज सशस्त्र सीमा बल। 1963 में इसकी स्थापना हुई और इसका कार्य क्या है? तो जो इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान की बॉर्डर है इसे ये प्रोटेक्ट करती है। और इलेक्शन के टाइम में, यानी कि चुनाव के टाइम में, आप लोगों ने पोलिंग बूथ में जिन जवानों को देखा होगा ये एसएसबी के ही जवान हैं। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मैंने आप लोगों को यहाँ दे दी है। फिर अगला है महाराष्ट्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मराठा समुदाय को कितने प्रतिशत रिजर्वेशन देने की घोषणा की है?
तो ये मुद्दा काफ़ी चर्चे में रहा है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन फाइनल ये अब हो चुका है कि महाराष्ट्र सरकार ने EWS दैट इज़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं आर्थिक रूप से जो कमज़ोर मराठा है, इन मराठा समुदाय को अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट 10% का आरक्षण दे रही है। महाराष्ट्र से रिलेटेड कैपिटल तो आप सभी जानते हैं, कुछ करंट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हाल ही में यहाँ का जो पालघर है, पालघर का एक GI टैग प्राप्त प्रोडक्ट है चीकू, इसका निर्यात कहाँ किया गया है? ब्रिटेन को। यहाँ चर्चे में रहा है फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन ये घोषित किया गया है। कुछ समय पहले ही जो ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज किया गया था, इसमें रशिया की कैपिटल मॉस्को टॉप पर है, दूसरे स्थान पर, और भारत की तरफ से पहले स्थान पर रहा था मुंबई। अगला है भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बनाने के लिए फार्म इजी ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो देखिए, जो आप लोग ऑनलाइन मेडिसिन मंगाते हैं, दवाइयाँ मंगाते हैं, इसके लिए ये जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी थी जिसका नाम था फार्म इजी, इसने अब अधिग्रहण कर लिया है मेड लाइफ का। तो ये दोनों कंपनी साथ मिलकर के अब कार्य करेंगी। इस तरह ये भारत की अब सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बन गई है। तो इन दोनों इकाइयों के मिलने के बाद ये अब और बेहतर से काम कर सकेगी, और ये दोनों इकाइयाँ मिल करके एक महीने में 2 मिलियन, इन्हें आप कह सकते हैं लगभग 20 लाख ग्राहकों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करा पाएगी। अगला है 3 जून को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया गया है? 3 जून को मनाया गया है विश्व साइकिल दिवस, 1 जून को मनाया गया है वर्ल्ड मिल्क डे, 2 जून को तेलंगाना का गठन दिवस मनाया गया है। तेलंगाना ये 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था, हालांकि अब तो 28 रह गए हैं। और अब कल मनाया जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि मनाया जाता है 5 जून को। कल जो आप लोगों से सवाल पूछा गया था, इसका राइट आंसर निर्मला सीतारमण जी था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, अंकुर योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और शायद वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन कुछ जानकारी थी जो कि आप लोगों को बतानी ज़रूरी थी, तो इसे आप चाहें तो फुल स्पीड में या 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।